नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कई अहम मुद्दों को लेकर। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। तो घरेलू शेयर बाजारों के लिए आज का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 80 अंक ऊपर 24,463 के आसपास चल रहा है। अमेरिका के जो वायदा बाजार है वहां पर मिला जुला कारोबार है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई है कल अमेरिका में। वहां यह हुआ कि जो सीपीआई यानी रिटेल महंगाई दर के जो आंकड़े थे वो 12 महीने के निचले स्तर पर आए। इसीलिए कई कंपनीज का बायबैक वहां पर नजर आया है और एक रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर जो फेड है उसने कहा था कि भाई जो महंगाई दर है वो लगातार बढ़ रही है, इसलिए रेट कट की उम्मीद कम नजर आ रही थी, लेकिन अब वहां पर ये उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वापस रुख करते हैं घरेलू बाजारों का, जहां पर जो विदेशी संस्थागत निवेशक है यानी कि एफआईआईज, वहां पर बिकवाली एक मुनाफा वसूली हावी है, लेकिन जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। चौथे दिन भी खरीदारी देखी गई। इन तमाम मुद्दों पर डालेंगे नजर, बात होगी खास फोकस से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले निगाहें टॉप लाइन्स पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ बुआई सत्र 2024-25 के दौरान दलहन की खेती के रकबे में वृद्धि पर जताया संतोष। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सत्र के आखिरी सप्ताह तक दलहन की बुआई का रकबा 50% बढ़कर 36.81 लाख हेक्टेयर हुआ। 2030 तक भारत में तेल और गैस क्षेत्र के अन्वेषण और उत्पादन में $100 अरब के निवेश की संभावना। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने, किफायती और टिकाऊ तरीके से ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए तेल गैस के खोज को तेज करने की है जरूरत। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल की शानदार शुरुआत देखने को मिली। जेम ने पहली तिमाही के अंत में करीबन 1,24,761 करोड़ रुपए का जीएमवी किया दर्ज, जो पिछले साल के 52,670 करोड़ रुपए के जीएमवी की तुलना में आप समझिए 136% ज्यादा है। यानी ये एक ऐसा मंच जहां सब कुछ मिलेगा। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबारी सत्र में एक करेक्शन यानी लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं अब इकोनॉमी टुडे की कुछ अहम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले गुरुवार यानी कल अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। बैठक के दौरान आगामी बजट को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में करीब 40 अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद रहे और इस बैठक की थीम थी इकोनॉमिक पॉलिसी द रोड अहेड। चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था और विभिन्न सेक्टर्स पर अपनी राय साझा की, जिसमें रोजगार, कृषि, वाटर रिसोर्स, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात हुई है। प्रधानमंत्री ने सभी विशेषज्ञों की राय और सुझाव के लिए सभी का धन्यवाद दिया है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में नॉर्वे के राजदूत एलन स्टेनर के साथ मुलाकात की है। बातचीत के दौरान भारत और नॉर्वे की कंपनियों के बीच व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाया जा सके। आर्थिक वृद्धि की गति को देखते हुए भारत लगभग 4 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मंत्री ने उद्योग से अनुपालन बोझ को और कम करने पर विचार साझा करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और अब बात जेम पोर्टल से जुड़ी हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम की शानदार शुरुआत देखने को मिली। जेम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जेम के माध्यम से केंद्र सरकार के निकायों द्वारा जो सहायक हैं, जो खरीद है वो 1 लाख करोड़ के आंकड़े के पार दर्ज की गई है। और इस दौरान वोकल फॉर लोकल के तहत आभार कलेक्शन भी लॉन्च किया गया, जिसमें उत्कृष्ट हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य तौर पर ओडीओपी और जीआई
श्रेणी के उत्पादों को खरीद के लिए शामिल किया गया। इसके साथ ही जेम सहायक कार्यक्रम के बारे में जेम के सीईओ ने यह भी जानकारी दी कि बाजार की मांग को देखते हुए प्रशिक्षित लोगों द्वारा जेम से संबंधित जानकारी दी जाएगी। वहीं आधुनिक तकनीक की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पोर्टल पर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए जेम पोर्टल पर सर्टिफिकेट कोर्सेज की करीब 12 क्षेत्रीय भाषाओं में शुरुआत भी की जा रही है। आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट के दौरान ये उल्लेख किया था कि जेम देश भर की जो एकीकृत खरीद व्यवस्था है उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सभी वस्तुएं, सेवाएं और काम शामिल होगा। तब वित्त मंत्री ने यह माना था कि एमएसएमई को बड़ा अवसर मिलेगा जेम पोर्टल के जरिए। फर्स्ट क्वार्टर में, पहली तिमाही में हम लोगों ने 1,25,000 करोड़ का कारोबार किया है, जो पिछले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर के मुताबिक करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। तो ग्रोथ अच्छी आई है। सर्विसेज में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। सर्विसेज में ऑलमोस्ट 4.5 गुना ग्रोथ आई है। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर में 5,000-7,000 लोग कंट्री में आपको ट्रेंड लोग रहेंगे, जो कि जेम सर्टिफाई करेगा कि हाँ, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं इतना अमाउंट दे करके। इसके अलावा हम लोगों ने गवर्नमेंट बायर्स के लिए थोड़ा उसको ईजी बना दिया है। आज हमने आभार कलेक्शन एक लॉन्च किया है, जिसमें कि आपके ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं, आपके जीआई प्रोडक्ट्स हैं, क्लासिफाइड इनटू हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पर्सनल केयर और फूड आइटम्स। तो वो सारे आप बायर एक जगह देख पाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ बुआई सत्र 2024-25 के दौरान दलहन की खेती के रकबे में वृद्धि पर संतोष जताया। इस दौरान दलहनों, विशेष रूप से तुअर के रकबे में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि भवन में खरीफ फसलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए चौहान ने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना देश की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों में उड़द, अरहर और मसूर की 100% खरीद के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराया और अधिक किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सत्र के आखिरी सप्ताह तक दलहन की बुआई का रकबा 50% बढ़कर 36.81 लाख हेक्टेयर हुआ, जबकि एक साल पहले यह 23.78 लाख हेक्टेयर था। खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए समय पर उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स की जो उपलब्धता है उसके महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने उर्वरक विभाग को सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि राज्यों की मांग के अनुसार डीएपी यानी उर्वरक के रूप में उपलब्ध हों। भारत का लक्ष्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना और घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। और अब बात सेफ हेवन की। भारत की गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2030 तक 25,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली है। जी हां, और इस दौरान 15,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये बात इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट में माना गया कि घरेलू स्तर पर गोल्ड का उत्पादन 2030 तक बढ़कर 100 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होगा, वहीं व्यापार संतुलन में सुधार होगा और साथ ही जीडीपी का जो योगदान है वो बढ़ेगा। पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल का मानना है कि भारतीय गोल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेज ग्रोथ और बदलाव के लिए तैयार है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और 2047 तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। भारत गोल्ड के बड़े बाजारों में से एक है। दुनिया में गोल्ड की कुल मांग का 17% हिस्सा भारत से आता है और इसे ज़्यादातर आयात के जरिए पूरा किया जाता है। अग्रवाल ने यह भी माना कि मौजूदा समय में भारत में गोल्ड का उत्पादन 16 टन है, जो 2030 में 100 टन हो जाएगा और इससे आयात में काफ़ी मदद मिलेगी। अग्रवाल ने यह भी माना कि घरेलू गोल्ड उत्पादन बढ़ने से अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी और ज़्यादा। गोल्ड पर सरकार को मिलने वाला जीएसटी बढ़कर 2030 तक 2,250 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा समय में 300 करोड़ है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर के बाजारों की तरफ, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहाँ पर हम गिफ्ट निफ्टी से। आंकड़ों की शुरुआत हमने जब की थी तब हमने कहा था तब वहाँ बढ़त थी, लेकिन अभी एक सिमटते हुए दायरे में कारोबार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है।
तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर देखें 80,000 का लेवल, 195 अंकों की बढ़त यहाँ पर नजर आ रही है। मजबूती के साथ खुला है सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड बनाया है। आईटी शेयर में जोश है भाई, अच्छे नतीजों की वजह से आप देख सकते हैं कि नतीजों के दम पर बाजार में आप एक बाइंग देख रहे हैं। 24,382 का लेवल, 66 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। तो घरेलू बाजार मजबूती के साथ खुले, सेंसेक्स 200 अंक ऊपर खुला है। मिड कैप ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। देखते हैं उन स्टॉक्स को जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। चीयर लीडर्स कौन है? तो चीयर लीडर्स साफ तौर पर दिग्गज आईटी कंपनी का सबसे अहम ब्लू चिप काउंटर इन्फोसिस, टीसीएस के नतीजे बेहतरीन रहे। कोल इंडिया, साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरटेनमेंट, ये तमाम स्टॉक्स बाजार को ऊपर खींचने का काम करे। हालांकि एक सब्सटैंटिव हमने बाइंग देखी कि पिछले साल अगर बात की जाए आईटी स्टॉक्स में, लेकिन अब सर्विसेज सेक्टर खास तौर पे जब यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं और यूके के इलेक्शंस बीत चुके हैं, तो आईटी इंडस्ट्री मोमेंटम गेन करती हुई। लूजर्स के पैक को देखते हैं। मारुति चार्ट को लीड कर रहा है, एचडीएफसी, डॉक्टर रेड्डीज, एसपीआईएन और हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि दो दिग्गज काउंटर आप मान सकते हैं यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं करेक्शन हावी है। मुनाफा वसूली देखी जा रही है इन ब्लू चिप काउंटर्स में, जो कि ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एक डिफेंसिव यानी फार्मा से है, तो यहाँ पर खरीदारी। ग्लोबल मार्केट का अपडेट बहुत जरूरी है आज। आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि यूएस के बाजारों में आप देखिए ये फ्यूचर्स के आंकड़े हैं। हालांकि कल भी यूएस के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि रिटेल महंगाई दर 1 साल के निश्चितम स्तर पर, और फेड ने जिस तरह से कहा था कि भाई रेट कट की उम्मीद आप कम रखिए, लेकिन अब जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं, तो फेड के इस फैसले से अब ये उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई एक रूम मिलता है एक रेट कट के लिए। एशियन मार्केट्स में आप देखें कि फिलहाल जापानी बेंचमार्क में 900 अंकों का जो दबाव देखा जा रहा है ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। हैंगसेंग बढ़त के साथ वहीं कॉस्पी में भी एक से बढ़ते हुए दायरे में कारोबार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ रिबाउंड देखा था हमने ब्रेंट क्रूड में यहाँ पर। तो ये बाजार का सूरत हाल, साथ ही कमोडिटी मार्केट का भी अपडेट हमने आपके साथ साझा किया है। एफआईआर्स लगातार जो है वो बिकवाली कर रहे हैं अगर भारतीय शेयर बाजारों की बात की जाए, लेकिन डीआईआईज ने मोर्चा संभाल रखा है। तो इन तमाम जो बाजार का सूरत हाल है उस पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन इकोनॉमी टुडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, अगर हम उसमें ईएनपी, ये ईएनपी क्या है ये भी बताएंगे, वो अगर बढ़ा दें तो हो जाएंगे वारे न्यारे इस पूरे सेक्टर के। एक वक्त छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और आज के फोकस पर डालते हैं अब एक नजर। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा वार्ता 2024 का जो प्रमुख संस्करण है उसका उद्घाटन कल किया। अब 2 दिवसीय ऊर्जा वार्ता 2024 का जो ये सम्मेलन था, इसका आयोजन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने किया। ये सम्मेलन भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के भविष्य पर संवाद और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका लक्ष्य आप समझिए क्या है? निवेश, नवाचार, साझेदारी, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में तेल गैस क्षेत्र में खोज और उत्पादन क्षमता का अब भी पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है। आयात पर देश की निर्भरता कम करने और किफायती व टिकाऊ तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तेल गैस की खोज तेज करने की जरूरत है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री हरदीप सिंह पुरी
ऊर्जा वार्ता 2024 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत में तेल गैस की खोज में $100 अरब के निवेश का अवसर है। खोज और उत्पादन क्षेत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अभिन्न अंग है। यह सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। E&P 2030 तक $100 अरब की निवेश का अवसर प्रदान करता है। Since its inception in 2015, the discovered small field policy has garnered investments of approximately $2 billion and brought in 29 new players in the field. The recent special DSF bid round presents fresh opportunities in Mumbai offshore and West Bengal. सरकार E&P में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने व्यापक सुधार लागू किए हैं। इससे हितधारकों को हमारे देश की प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा 2030 तक अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाने का है। इसमें भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नो गो क्षेत्र को भी करीब 99% कम कर दिया गया है। सरकार इस क्षेत्र में विनियमन संबंधी देरी को कम से कम करने की समर्थक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो समझा आपने कि खोज और उत्पादन को अगर हम बढ़ाते हैं तो ऊर्जा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की गाड़ी हमारी दौड़ रही है वो और रफ्तार पकड़ेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इकोनॉमी टुडे में। डॉक्टर पल्लवी जैन जुड़ी हुई हैं, DG हाइड्रोकार्बन। डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से जो पेट्रोलियम मंत्री बहुत अहम उन्होंने कहा कि दोहन क्षमता में अगर हम इजाफा करते हैं, ख़ासतौर पर जो खोज का वो जिक्र कर रहे हैं, तो ऊर्जा क्षेत्र में भारत का हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसे आप कितना अहम मानती हैं और इस रास्ते पर चलने के लिए किस तरह का रोड मैप, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है मंत्रालय? नमस्कार आंचल। देखिए, हमारा जो मंत्रालय है वो इस बात पे कटिबद्ध है कि सबसे पहले जो क्षेत्र विस्तार होना है, जिसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं, कि जो हमको तेल और गैस के भंडार ढूंढने हैं, इस पे हमें निरंतर काम आगे करना है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो हमारे बेसिन्स हैं, भारत में 26 बेसिन्स ज्योग्राफिकल दृष्टि के हिसाब से तय किए गए हैं। तो उनमें हम अभी उसके दोहन करने के लिए, उसमें खोज करने के लिए हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इतने सालों में भी हमारा जो उसका खोज हुई है वो मुश्किल से अभी लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर हुई है। इसको बढ़ा के हमें कम से कम इसको 5 गुना हमको लेके जाना है जी। तो ये 5 गुना लेके जाने की मतलब 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एक्सप्लोरेशन है, ये हमारे को एक टारगेट तय किया है कि ये हमारा उद्देश्य रहेगा अगले कुछ आने वाले सालों में। तो जब हम ज्यादा खोजेंगे तो ज्यादा पाने की संभावना रहेगी। कुछ संभावित तेल भी हमारे पास भंडार हैं और गैस के भंडार हैं, जिनका दोहन अभी करना हमारा बाकी है जी। और इस दोहन के साथ में जो अंतिम छोर का जो हमारा कंज्यूमर है, उसके पास में तेल और गैस को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पहुंचाना, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत ज्यादा प्रदेश में इसके ऊपर प्रगति हुई है, पर निरंतरता पे हमको इस पे काम करना है। तो पहली बात तो हुई, हमको खोज ज्यादा करनी है। खोज के बाद में हमको उत्पादन बढ़ाना है, नई तकनीकों का उपयोग करना है, और जो हमारे फील्ड पुराने हो गए हैं, जिनमें तेल हम काफी निकाल चुके हैं, तो नई तकनीक के हिसाब से, और फिर AI/ML जो है ये हमको अब ये एनेबल करती है। इससे हमको ये संभावना बढ़ जाती है कि हम कंप्यूटर के एल्गोरिदम से बेहतर खोज कर सके कि हमारे तेल और गैस के भंडार अभी हमारे पास कहाँ हैं जी। और साथ साथ में मैं बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूंगी कि मंत्रालय इस पे भी कटिबद्ध है कि हम तेल और गैस का खोज तो करें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, सस्ते दर पे पहुंचाएं, पर साथ साथ में पर्यावरण का संतुलन बना के रखें। और इस प्रकार से ये खोज हो कि जो हमारे जो परिवेश है उस पे, हमारा जो पर्यावरण है उस पे हम कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दें जी। तो ये सब चीजों का हमको एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के आगे चलना, यही हमारी चुनौती है और हम सब इस पे बहुत मेहनत करके काम करते हैं। बिल्कुल, चेक्स एंड बैलेंस। तो ये कई बार पेट्रोलियम मंत्री कह भी चुके हैं कि अगर हम इस तरह की खोज करते तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए ये खोज करनी होगी। साथ ही साथ जिस तरह से कल हमने ऊर्जा वार्ता में उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि तेल गैस जो गैस का क्षेत्र है उसमें $100 अरब से भी ज्यादा का निवेश संभव है। अब ये ऊर्जा वार्ता किस तरह का मंच प्रदान करेगी पल्लवी जी, खासतौर पर स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को जो कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, हमने ऊर्जा वार्ता का प्रथम संस्करण है। प्रथम संस्करण में हमने विशेष रूप से एक मंच दिया है कि जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हम किस प्रकार से उनको क्या नई तकनीक लेके आ रहे हैं, क्या नई सोच लेके आ रहे हैं, हम उनको एक मंच दें जिससे कि वो जो पुराने इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, जो पुराने हमारी कंपनियां हैं, उनके साथ में वार्तालाप कर सकें, उनके साथ में तालमेल कर सकें और दोनों आपसी संबंधों को सामने बढ़ा सकें। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, कि इस समय जैसे माननीय हमारे मंत्री जी ने भी मंच से बोला कि हमारा स्मॉल फील्ड, तो जो हमारी खोज हो चुकी है लेकिन छोटे हमारे क्षेत्र हैं, उनका हमने बिड राउंड भी अभी खोल रखा है। इसी प्रकार से हमारा जो करंट रिजीम है उसके 9वां बिड राउंड भी खुला हुआ है। 1 लाख से ऊपर हमारा क्षेत्र जो है अभी बिडिंग के लिए खुला हुआ है। तो निवेशक का बहुत अच्छा यहाँ पे आना हुआ है। जो निवेशक हैं उन्होंने आके समझा है कि हम क्या फील्ड हमारे ऑफर पे हैं और हमें ये उम्मीद है कि पुराने बड़े निवेशक और नए निवेशक दोनों मिलकर, और जो छोटे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो क्षेत्र में नए आए हैं जी, वो सब मिलके इसमें काफी अच्छा, उनका रुझान बहुत अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काफी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। डॉक्टर पल्लवी, जब हम PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात समझते हैं, वो कितना बड़ा सहायक साबित होता है जब इस तरह की नीतियों को सरकार आगे लेकर जाना चाहती है। और अगर हम खास तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करें और जो विनियमन संबंधी मामले हैं, उसमें भी ये बात सामने आई कि मंत्रालय लगातार इस पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है कि कोई देरी ना हो और जल्द से जल्द पूर्ण तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही रफ्तार के तरीके के साथ हो पाए। जी हाँ, आपने 2 बातें कही। सबसे पहला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी। तो ये जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है, इसमें जो खोज है वो केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से संभव नहीं है। उसको संभावना देने के लिए ये आवश्यक है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़ चढ़कर सामने आए। बढ़ चढ़कर सामने आने के लिए आवश्यक है कि उनके जो निवेश है वो सुगमता से वो कर सकें। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी ये कटिबद्धता है कि उनकी जो आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है, लाइसेंसेस की आवश्यकता है, इस पे हम राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर और उनको हम ये सारी जो अनुमतियां हैं ये हम शीघ्र से शीघ्र दिला सकें। और अपने जो हमारे जो बड़े नेशनल ऑयल कंपनीज हैं जैसे कि ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इनके पास में काफ़ी संसाधन है। ये संसाधन युक्त कंपनीज हैं जिनके पास में रिसर्च के संसाधन हैं, इक्विपमेंट के संसाधन हैं। इनको हम साथ में तालमेल बिठाएं छोटी कंपनीज के साथ में और उनको मदद इनके माध्यम से कर सकें। इस प्रकार से हम अपने सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनीज का भी हम तालमेल आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कल देखा कि मंत्री साहब ने वहाँ पर जो प्रदर्शनी गैलरी थी, नवाचार केंद्र, उसका भी उद्घाटन किया। तो साफ तौर पर यह भी साफ समझ में आया कि तकनीकी ज्ञान और नवाचारों के मार्गदर्शन से इस क्षेत्र में असीम निवेश की संभावनाएं तो हैं ही, साथ साथ रोजगार के सृजन के लिए भी अवसरों के असीम आकाश खुलते हैं। डॉक्टर पल्लवी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो युवा वर्ग है जो नई तकनीक सीख के आ रहा है, वो शुरू करते हैं कंप्यूटर की शिक्षा से, तो उनकी जो सोच है वो ऐसी संभावनाएं खोज के लाते हैं जो कि ह्यूमनली जो है केवल आंखों से देखने के लिए और मॉडल से, स्टैटिक मॉडल से समझने के लिए संभवतः असंभव था। तो वो संभावनाओं को खोजने के लिए जो नई तकनीक लेके आ रहे हैं, जो हमने इनोवेशंस का प्लेटफॉर्म दिया है, स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे लगता है ये आगे चल के बहुत ही कारगर साबित होगा और इसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर पल्लवी, आप इस शो पर आई, आपने अपने ज्ञानवर्धक विचार इस मंच से साझा किए, बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ के इस खास शो इकोनॉमी टुडे में सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर डॉक्टर पल्लवी, जो कि DG हाइड्रोकार्बन थी, वो साफ तौर पर बताई थी कि इस क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं मौजूद हैं और ऊर्जा वार्ता एक मंच के तौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। फिलहाल वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन कल फिर मुलाकात हो, यानी सोमवार को एक नए विषय के फोकस के साथ। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। अंदाज रहेगा फटाफट। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने QR कोड लॉन्च करने के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान QNB के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह QNB मर्चेंट नेटवर्क के माध्यम से कतर में UPI भुगतान स्वीकृति को सक्षम करेगा, जिससे देश में आने और स्थानांतरित होने वाले भारतीय यात्रियों को लाभ होगा। मत्स्य पालन विभाग आज तमिलनाडु में फिशरीज समर मीट 2024 का आयोजन करेगा। यह मत्स्य पालन से जुड़े किसानों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को अनुभव साझा करने और मत्स्य पालन के सतत विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक साथ लाने के प्रयास हैं। फिशरीज समर मीट 2024 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति, चुनौतियों, अवसरों को साझा करने और भविष्य की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मत एक मंच पर रखे जाएंगे। सेबी HBN डेयरीज एंड अलाइड लिमिटेड की 8 संपत्तियों को सेबी 13 अगस्त को नीलाम करेगा। इन संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 67.70 करोड़ रुपए रखा है। अवैध निवेश योजनाओं के जरिए जुटाई गई राशि की वसूली के लिए नीलामी की जा रही है। यह संपत्तियां दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए मानकों की समीक्षा के लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति बाजार कारोबारियों के सुझाव जानने के लिए 15 जुलाई को बैठक करेगी। सेबी ने RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक G पद्मनाभन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह गठित किया, जिसका मकसद डेरिवेटिव सेगमेंट में निवेशक सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन बढ़ाना है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप को कर्ज लेना पड़ रहा है। ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू के जरिए 4300 करोड़ रुपए उधार लेने की योजना बनाई है। रिलायंस कैपिटल कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। भारत की टॉप 100 रियल एस्टेट कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 31 मई 2024 को समाप्त 12 महीनों में 70% बढ़ गई है। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन 100 कंपनियों में से 86 कंपनियों की वैल्यू में वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे कुल मिलाकर 6.2 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मौजूदा समय में भारत की टॉप 100 रियल एस्टेट कंपनियों की कुल वैल्यूएशन 14.2 लाख करोड़ रुपए है। आज एक साथ 4 नए SME IPO खुल रहे हैं। ये चारों IPO 16 जुलाई को क्लोज होंगे और इनकी शेयर बाजार में लिस्टिंग 22 जुलाई को होगी। एलिया कमोडिटीज लिमिटेड, सतीपॉल प्लास्ट लिमिटेड, रिसोर विस्टेक लिमिटेड, 3M पेपर बोर्ड के IPO शामिल है। SME सेगमेंट की 2 कंपनियां भी आज शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही हैं। इनमें गणेश ग्रीन भारत और एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च के शेयरों की लिस्टिंग NSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी।